Hello everyone, welcome to Toppers Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल एक रिपोर्ट से रिलेटेड है जो अभी अभी रिलीज हुई है। उसमें ये बताया गया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर जल पक्षियों की संख्या बढ़कर 112 तक पहुँच गई है। अब देखते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में। ये असम में है एंड ये लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है एंड ये वन हॉर्न राइनासोरस के लिए वर्ल्ड फेमस है। एंड हर साल सर्दियों में यहाँ पर साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स इसकी शोभा बढ़ाती है। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क 1974 में घोषित किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। अभी रिसेंटली नई जनगणना आई है जिसमें ये बताया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहाँ पर बर्ड्स की संख्या 93,491 पाई गई है। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। मतलब सेंसस में ये बताया गया है कि बर्ड्स की संख्या में लगभग 59,000 का इजाफा हुआ है। मतलब लास्ट जो फिगर था वो था 34,284 एंड प्रेजेंट फिगर ये रहा आपके सामने। तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। एंड ऑफिशियल सोर्सेज ने ये भी बताया कि यहाँ पर 112 स्पीसीज और 22 फैमिलीज पाई गई हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जनगणना करवाई किसने थी। इसे करवाया था हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन ने। इनने 2 दिन के काउंटिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 35 टीम्स को एंगेज किया गया था। इम्पॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कब इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ये ईयर आपको याद होना चाहिए। एंड फिर 2006 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था एंड ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हमारा अगला आर्टिकल है कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 58 जल पक्षी प्रजातियां हैं। आइए कुछ और डेटा भी देखते हैं। ये जो पोबितोरा सेंचुरी है यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनासोरस की। अब आप ध्यान दीजिए, हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एंड असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वन हॉर्न राइनासोरस का। मतलब सबसे ज़्यादा तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। एंड इसे कई बार मिनी काजीरंगा से भी संबोधित किया जाता है बिकॉज इसका जो लैंडस्केप है एंड वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड साथ में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वन हॉर्न राइनासोरस के अलावा तेंदुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सुअर, चाइनीज पेंगोलियन, इन सारे मैमल्स का भी घर है। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली 7 फरवरी को एनुअल सर्वे किया गया था बर्ड्स का। इसमें अभी ये बताया गया है कि पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वन हॉर्न राइनासोरस का एंड यहाँ पर 58 जल पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं। लेकिन ये जो नंबर है पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है बिकॉज पिछले साल यहाँ पर 64 स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया था एंड इस बार सिर्फ 58 को। हमारा अगला आर्टिकल है कि तमिलनाडु में एक क्लाइंबर प्लांट की नई स्पीसीज मिली है। चेन्नई के साइंटिस्ट ने ये जो पेसिफोरस पैशन फ्रूट फैमिली है इसके एक क्लाइंबर प्लांट की नई प्रजाति को ढूंढा है। एंड ये जो नई प्रजाति है ये एक एक्सोटिक प्लांट से रिजेंबल करती है एंड इसका जो वाइट फ्लावर है ये पेसिफ्लोरा सुब्रेसा एल के जैसा दिखता है जो कि एक विदेशी पौधा है। एंड कंपैरेटिवली इसके लॉन्ग पेटियोल्स हैं, पेडिकल्स हैं एंड शॉर्ट कोरोना है। हमारा अगला आर्टिकल है कि बुलेविया में जो 35 एंडेंजर्ड कॉन्डोर्स की मौत हुई थी उसकी अब जांच की जाएगी। अब इस बर्ड के बारे में देखते हैं। हम बात करें इंडियन कॉन्डोर बर्ड की। ये न्यू वर्ल्ड वल्चर फैमिली कैथार्टिडे की साउथ अमेरिकन बर्ड है एंड ये वल्चर जीनस की एकमात्र सदस्य है। एंड अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं बिकॉज ये जो इंडियन कॉन्डोर है ये कई कंट्रीज जैसे कि बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू इनका नेशनल सिंबल भी है। एंड साथ में ये इनकी जो पुरानी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। एंड इस इंडियन कॉन्डोर बर्ड को IUCN के द्वारा एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था बिकॉज अभी संडे को बोलीविया की इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया कि वो एक रूरल कम्युनिटी में जहाँ पर 35 इंडियन कॉन्डोर्स की मौत हुई है उसकी अच्छे से जांच करेंगे बिकॉज ये इस एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग केस है।
एंड इसके बाद इस इंडियन कॉन्डोर के बारे में देखा जाए तो इसके कंबाइंड वेट एंड फेदर मेजरमेंट के कारण इसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड कहा जाता है। एंड इसका जो मैक्सिमम विंग स्पैन है वो है 3.3 मीटर्स का। अब हम बात कर रहे हैं बोलीविया की, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका कैपिटल है ला पास एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम है लुइस आर्के। हमारा अगला आर्टिकल है कि 4 दिन के इंटरनेशनल मसाला संगोष्ठी को 9 फरवरी से शुरू किया जाएगा। ये जो सिंपोजियम है इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें मसाले, जो सुगंधित पौधे होते हैं एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च सेक्टर में इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। एंड ये जो इंटरनेशनल स्पाइसेस सिंपोजियम है इसे शॉर्ट में सिमसेक एक्स से बोला जाएगा एंड इसे इनॉग्रेट किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। एंड ये जो वर्चुअल इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया है इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस ने। इस पूरे आर्टिकल में याद रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है, इंडियन सोसाइटी फॉर स्पाइसेस ने। एंड इसे इनॉग्रेट किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। हमारा अगला आर्टिकल है कि ICAR, BEE और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक MOU पर साइन किया है। यहाँ पर ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, BEE स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अब इन तीनों ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन इसलिए किया है ताकि वो जो एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स हैं एंड उनकी जो ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें, जिससे कि ऊर्जा और संसाधन कुशल दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। एंड गवर्नमेंट के द्वारा इन स्टेप्स को इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो SDAs और डिस्कॉम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, जिससे कि वो फार्मर्स ट्रेनिंग सेशंस को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर पाएँ। हमारा अगला आर्टिकल राजस्थान से रिलेटेड है। ये 12th स्टेट बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। हम पिछले बहुत सारे आर्टिकल्स में देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई स्टेट कोई रिफॉर्म्स को कंप्लीट करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो ओपन मार्केट से कुछ फंड जुटा सकता है। इस केस में ये स्टेट 2731 करोड़ रुपीस के एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ओपन मार्केट से बोरोइंग के थ्रू जुटा सकता है एंड इसे ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा परमिशन मिल चुकी है। अब राजस्थान जिस लिस्ट में 12th नंबर पर है, तो हम बाकी 11 राज्यों को भी देख लेते हैं जिन्होंने इन रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। उनके नाम है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, किसने रोल आउट करी, ये देखते हैं। इसे रोल आउट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। इन्होंने इस स्कीम को पायलट बेसिस पर 4 राज्यों में शुरू किया था एंड इसे 2019 में शुरू किया गया था। फिर इसके रिजल्ट देखे गए एंड फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। इस पूरी स्कीम का एम ये है कि जो भी इसके माइग्रेटरी बेनिफिशरीज हैं, मतलब लाभार्थी हैं, वो देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से अपने हिस्से का अनाज खरीद सकते हैं। एंड अभी तक जो है 4 कैटेगरीज के रिफॉर्म्स को सरकार के द्वारा लाया गया है। जिनमें से 17 राज्य ऐसे हैं जिनने किसी न किसी एक रिफॉर्म को तो अपना ही लिया है एंड इन्हें बोरोइंग परमिशन भी मिल गई है। अब देखते हैं वो क्या क्या है। इसमें 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है। 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिनने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है एंड 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनने लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है एंड 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब ये सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को अब तक 74,773 करोड़ रुपीस के फंड को एलोकेट करने की परमिशन मिल चुकी है और इन सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को अब तक 74,773 करोड़ रुपीस के फंड को ओपन मार्केट से जुटाने की परमिशन मिल चुकी है। हमारा अगला आर्टिकल नेशनल मॉनसून मिशन से रिलेटेड है। इस नेशनल मॉनसून मिशन में मिनिस्ट्री ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल को डेवलप किया है, जो कि अब परिचालन में है, मतलब ऑपरेशनल यूज में है। एंड इस पूरे नेशनल मॉनसून मिशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि देश भर में जो मॉनसून प्रिडिक्शन है एंड उसके जो सारे पैमाने हैं उन सभी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा बेहतर किया जाए। एंड ये जो नेशनल मॉनसून मिशन के तहत जो मॉडल को डेवलप किया गया है, इसने पिछले 3 सालों में
कई इंपॉर्टेंट वेदर इवेंट्स को सटीकता से प्रिडिक्ट किया है एंड जो अलग अलग पैमाने हैं उन सभी पर अपनी हाई स्किल्स को प्रूव किया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक कंपोनेंट के तहत सहायता दी जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने संपदा के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम को शुरू किया था, जिसमें 2016 से 2020 तक के टाइम पीरियड के लिए 6000 करोड़ रुपीस के फंड को आवंटित किया गया था, मतलब आवंटित करना प्रस्तावित था। अब हम ये जो संपदा की बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड एग्रो मरीन प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए है। फिर उसके बाद 2017 में इस स्कीम का संपदा का नाम बदल दिया गया एंड रख दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। अब इस स्कीम की डिटेल्स हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया। सो रिसेंटली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सहायता के लिए 3323 एप्लीकेशंस को रिसीव किया गया। तो ये कितना बड़ा नंबर है, इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो एग्रीकल्चर को पूरक बनाना, साथ में प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, एंड जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना, उनको एक्सपैंड करना, जिससे कि उनका जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो, एंड साथ में वेस्टेज को कम करना एंड वेस्टेज पर जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करना। अब ये जो स्कीम है, मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। सो उनके नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, ये हमने इसको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी 7 कंपोनेंट्स के जरिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है इस स्कीम के अंडर में। हमारा अगला आर्टिकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब एक जिला एक उत्पाद अप्रोच से रिलेटेड है, एंड ये स्कीम का नाम है PMFME। सो इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप के तहत, मतलब इसी के एक पार्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड ये जो स्कीम है ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, एंड इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। एंड अब इस स्कीम का एम ये है कि ये जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो एग्जिस्टिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देना, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आए, एंड साथ में इन सेक्टर्स के फॉर्मलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देना, प्रमोट करना। अब इस स्कीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। सो इस स्कीम के तहत 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये जो स्कीम है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अपनाएगी, जिससे कि एक बड़े पैमाने पर इसका बेनिफिट को रीप किया जा सके। एंड अभी तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 707 डिस्ट्रिक्ट्स के 135 यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, एंड इन्हें मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल मिला है। अब ये जो स्कीम है ये वेस्टेज को रिड्यूस करेगी, जो ऑफ फार्म जॉब्स हैं उनको बढ़ाएगी, मतलब उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा क्रिएट करेगी, एंड साथ में एक जो हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, उसको अचीव करने में ये स्कीम मदद करेगी। अब चलिए देखते हैं कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। सो सबसे पहला तो ये कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है, लो बैंक क्रेडिट्स होते हैं, एंड उसके बाद लिमिटेड स्किल्स होने के कारण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच में कमी होने के कारण, एंड प्रोडक्शन और पैकेजिंग के लिए मशीनरी अवेलेबल ना होने के कारण इनकी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों में कमी देखने को मिलती है, एंड साथ में लैक ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्किल्स, एंड ये सप्लाई चेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, ये भी एक चैलेंज है, एंड साथ में फूड सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम और क्वालिटी में डेफिशिएंसी, ये भी एक चैलेंज है। हमारा अगला आर्टिकल है कि अगले 2 दशकों में जो एनर्जी डिमांड ग्रोथ है उसमें भारत का सबसे बड़ा शेयर रहेगा।
तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एंड ये पब्लिश हुई है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 में। एंड इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, बिकॉज जो नेशन की जीडीपी है वो एक्सपैंड हो रही है एंड 2040 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 8.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। एंड करंट नेशनल पॉलिसी सिनेरियो को देखकर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया यूरोपियन यूनियन को ओवरटेक कर लेगी। मतलब जो फिलहाल में यूरोपियन यूनियन थर्ड बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड का, तो हम इसको 2030 तक ओवरटेक कर लेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।